हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। किस चीज का वेट कर रहे हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड 4 की स्टार्ट होती है। उन तीनों विक्टिम्स से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा होता है जो भी उन्होंने अब तक किया होता है। तीनों की एक ही स्टेटमेंट होती है कि उन्हें पहले किडनैप किया गया, फिर उन्हें फोर्स किया गया उन लोगों को मारने के लिए। लेकिन उन लोगों को मारने के बाद उन्हें काफी सेटिस्फेक्शन मिली क्योंकि उन लोगों ने उन तीनों के साथ काफी बुरा किया था। जब उनसे पूछा गया कि वो जगह कैसी थी तो उन तीनों का यही जवाब था कि उस जगह पे शोर बहुत था, अंधेरा था और वहाँ पे काफी अजीब अजीब चीजें भी थी। किलर के बारे में पूछा गया तो उन तीनों ने कहा कि उस किलर ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था तो वो उसका चेहरा नहीं देख पाए। जब उन्होंने जेंटल्स के बारे में पूछा कि जो उनके जेंटल्स काट के गए थे वो कहाँ पे हैं, तो उन तीनों का यही जवाब था कि उन्हें नहीं पता। इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है जहाँ पे यही कह रहा होता है किलर ने उनकी बॉडीज को इतने अच्छे से साफ किया कि कोई सबूत नहीं छोड़ा और विक्टिम का डीएनए ही वहाँ पे मिला है और कुछ भी नहीं मिला। क्या कहता है किलर बहुत केयरफुल है, उसने कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा। एक उन लोगों को लोकेशन दिखाता है जहाँ पे तीनों की बॉडीज मिली थी जो कि एक एयरपोर्ट के साथ है। क्या कहता है इस जगह से देखने से पता चलता है कि जो किलर है वो एक नहीं है, वो एक से ज्यादा है। सॉन्ग थाई कहता है कि किलर हमें कोई साइन देना चाहता है इसके जरिए। यह कहता है उन तीनों ने कहा था कि उन्हें फोर्स किया गया था, लेकिन इधर से प्या कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस पे यकीन नहीं करता। एक गैंग आई थी लेडीज की जिन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स को मार दिया था मिलकर, जिन्होंने उन्हें डंप किया था और ऐसे प्रिटेंड किया था कि वो रॉबरी कर रही थी। सॉन्ग थाई कहता है लेकिन मुझे लगता है वो झूठ नहीं बोल रहा है क्योंकि वो कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं दिखा रहे थे जिससे पता चले कि वो झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है वो सच बोल रहे हैं। खान कहता है कि उन्हें फोर्स किया गया हो ये सब कुछ करने के लिए और जो किलर है उसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, एक्सपीरियंस उसने किया हो जिसकी वजह से उसे इंसाफ न मिला हो और वो बाकी लोगों से बदला लेना चाहता हो। जिसपे एक उन दोनों को दो टीम्स में डिवाइड कर देता है। पहली टीम होती है फ्या था और याई की, जिन्होंने जिस जिस जगह पे विक्टिम्स गए होते हैं वहाँ से चीजें इकट्ठी करनी होती है अगर कोई सबूत मिले तो। सिंह थोंग ताई और खैम ने जाना होता है बाकी की जगह पे पता लगाने के लिए किलर के बारे में, और सीसीटीवी कैमरा कोई भी नहीं छोड़ना। एक कहता है कि कोई भी क्रिमिनल अगर क्राइम करता है तो वो कोई ना कोई एविडेंस पीछे छोड़ ही देता है। याई अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। सिंह वहाँ से गुजरने लगता है तो वो कहता है तुम मुझसे बात कर रहे हो क्या, लेकिन याई कहता है जाओ यहाँ से, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। तभी थान को वो कहता है मैं तुम्हें आज छोड़ने के लिए नहीं जा सकता, खुद ही चले जाओ। फ्या को वो देखता है तो उसे कहता है तुम इसे छोड़ देना प्लीज, वहाँ से चला जाता है। फ्या कहता है चलो चलते हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन थान मना कर देता है। ऊपर से खैम और थोंग थाई आते हैं तो थोंग थाई कहता है कि आज रात तो मैं कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ही लूंगा, हमें ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा और अब तुम लोगों को जाना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए क्योंकि कल हमने काम पे भी तो आना है ना, काफी सारा काम है, तो तुम लोग जाओ। तभी खैम उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और उसे दूर रहने को कह रहा होता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं ऐसे ही लड़ते हुए। क्या कहता है चलो चलते हैं, पहले कुछ खा लेंगे, मुझे काफी भूख लगी है। थान कहता है लेकिन मैं घर जाना चाहता हूँ। क्या कहता है तुम मेरे साथ आ रहे हो कि नहीं। उसे कॉलर से पकड़ कर खैत के वहाँ से लेके चला जाता है। वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ पे थान हैरान होता है, इतनी डिशेज उसने ऑर्डर कर ली होती हैं और कहता है तुमने इतनी ऑर्डर क्यों की। क्या बताता है कि मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है, तो चुप करके खाना खाओ। तभी वो केस की बात करने लग जाता है। थान उसे कहता है चुप करके खाना खाते हो कि नहीं, उसके मुंह में खाना डाल देता है। तभी थान कहता है उन जेंटल्स के बारे में क्या, वो हमें कहाँ से मिलेंगे। क्या कहता है तुम चुप करते हो कि नहीं, खाने के टाइम पे ऐसी बातें कर रहे हो तुम, जिसकी वजह से उसके ऊपर पानी गिर जाता है। वो रेस्टोरेंट जाने लगता है। तभी एक सस्पिशियस ग्रैंड उसके सामने आती है, इसका हाथ पकड़ती है और कहती है तुम्हारी लाइफ बहुत थोड़ी थी, तुम मर जाते जब तुम छोटे होते, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अवार्ड के पास छोड़ दिया तुम्हारी डेस्टिनी चेंज करने के लिए, जिसकी वजह से आज तक तुम जिंदा हो। तुम्हें उन लोगों को ढूंढना होगा जिनके साथ तुमने पास में बुरा किया था और वो तुम्हारे बहुत करीब है, तुम्हें वो यहाँ से ले जाने के लिए आएंगे। खान उसे एक्सक्यूज करके वहाँ से चला जाता है तो भैया को कहती है उसे कभी अकेला मत छोड़ना, जिनके साथ उसने पास्ट लाइफ में बुरा किया था वो उसे तुमसे दूर लेके चले जाएंगे। तभी उसकी सिस्टर की कॉल उससे आती है तो वो कॉल पिक करके सुनने लग जाता है। जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो ग्रैनी वहाँ से जा चुकी होती है। खान कहता तुम किसे ढूंढ रहे हो। भैया बताता है कि यहाँ पे एक ग्रैनी खड़ी थी, मैं जैसे ही कॉल पिक करके हटा तो वो यहाँ से जा चुकी थी और वो सब कुछ वही बता रही थी जो कि अबॉट ने मुझे बताया था। हमें दिखाते हैं वो ग्रैनी असल में एक ब्यूटीफुल लेडी बन जाती है, वहाँ से चली जाती है। भैया दान को छोड़ने के लिए जाता है, उससे पूछता है क्या बात है, तुम काफी अपसेट लग रही हो जब से हम रेस्टोरेंट से निकले हैं। तो कहता है कोई बात नहीं है, उसे बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। भैया अभी भी उस ग्रैनी की बातें सोच रहा होता है। खान बैठा होता है अपने घर पे, टीवी देख रहा होता है और उस पे वही केस चल रहा होता है जो उनके पास आया हुआ होता है। वो उसी ग्रैनी की बातें सोच रहा होता है। तभी उसे विजन आता है कि भैया को कोई चाकू से मारेगा। तभी डोर नॉक होती है तो वो चाकू उठा के डोर खोलता है तो आगे भैया होता है। भैया अंदर आ जाता है तो वो उस चाकू को फिर से उसकी जगह पे रख देता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अभी तक। तभी भैया बताता है उसकी बाइक खराब हो गई तो आज रात
नहीं इसके साथ रुकेगा। थान कहता है तो तुम अपनी बाइक को ठीक करवा लेते ना किसी को बुलाकर, लेकिन भैया कहता है मैं अपनी बाइक खुद ही ठीक कर लूंगा और उससे तुम टेंशन मत लो। तुम डर रहे हो क्या कि आज रात में तुम्हारे साथ तुम्हारे बेड पे सो जाऊंगा? अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बेड पे सो जाऊं तो? थान कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जहाँ पे भी सोना चाहो सो सकते हो। भैया कहता है तुम्हारी इतनी काइंडनेस का थैंक यू, लेकिन मैं यही काउच पे सोऊंगा। वहाँ पे ले जाता है, अपनी पैंट उतारने लगता है कंफर्टेबल होने के लिए। तभी भैया की वो टांगे पकड़ लेता है तो भैया कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? थान कहता है मैं अपनी शर्ट उठा रहा हूँ, चलो ऊपर हो। अपनी शर्ट उठा के वहाँ से चला जाता है और भैया में अपनी स्मूथ स्मूथ टांगे दिखाता है। थान शावर लेने के लिए खड़ा होता है और पास की बातें सोच रहा होता है जो कि कैंप में हुई होती हैं। तभी ऊपर से भैया आता है जिससे वो पूछते है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? भैया कहता है मैं शावर लेने के लिए आया हूँ। तभी वो काफी नर्वस लग रहा होता है तो भैया उसके करीब आते हुए कहता है तुम ब्लश क्यों कर रहे हो? हम कैंप में भी तो इकट्ठे शावर लेते थे ना। या फिर तुम उसके करीब आते हुए इसको किस कर लेता है। दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं जहाँ पे खान की आंख खुल जाती है और ये सब कुछ उसका ड्रीम होता है। खान कहता है कैसा अजीब सा ख्वाब था ये। बाहर जाता है, देखता है कि वो ऐਵੇਂ पड़ा हुआ है तो उसके पर्सनल पार्ट को कवर करने के लिए उसके ऊपर पिलो डाल देता है। उसके अंदर एक पिक पड़ी होती है जो कि टूट जाती है। खान नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और अपने ड्रीम के बारे में सोच रहा होता है आंखें बंद करके, लेकिन फिर ब्रेकफास्ट फिर से बनाने लग जाता है। या ऊपर से आता है जो कि नहा के आया होता है और कपड़े पहन रहा होता है। खान उसी की तरफ ही देखे जा रहा होता है। तभी वो उसको बताता है ये तुम्हारी प्लेट है और ये मेरी प्लेट है, लेकिन भैया कहता है मुझे तुम्हारे वाली चाहिए क्योंकि इसमें जो अंडा बना हुआ है वो मेरा फेवरेट है, जिस स्टाइल में तुमने अपने लिए बनाया है, मुझे ये दे दो। तो सामने काफी अजीब अजीब पोज कर रहा होता है। खान कहता है अगर तुम्हें ऐसा चाहिए तो जाकर खुद बना के खा लो, समझ रहे हो तुम, मुझे परेशान मत करो। तभी वो उसकी प्लेट अपनी प्लेट से स्विच करके सॉसेज खाने लग जाता है और उससे केचप मांगता है। जब वो केचप देने लगता है तो उसका हाथ पकड़ लेता है जिसकी वजह से सारा केचप भैया की पैंट पे गिर जाता है और उसे पैंट उतारनी पड़ती है। खान कहता है अच्छा तुम ऐसे ही चले जाओ ऑफिस। भैया कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। उसके कमरे में जाके डोर लॉक कर लेता है। खान भाई से नॉक ही करता रह जाता है। वो उसके कपड़े पहन लेता है। तभी वो उस पिक्चर को देखता है जो कि टूट चुकी होती है। बाहर आके कहता है ये शर्ट तो काफी अच्छी है लेकिन पैंट इतनी छोटी क्यों है? तो थान बताता है कि ये जो शर्ट है ये याई की है, ट्राउजर मेरी है। हाँ कहता है एक ट्राउजर भी याई की रख लेते। थान कहता मुझे क्या पता था तुम यहाँ पे टपक पड़ोगे और मेरे कपड़े पहन लोगे। क्या बेचारा बड़ी मुश्किल से बैठता है सोफे पे। वो दोनों वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं जहाँ पे उन्हें मैसेज आता है। वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं काफी सीरियस होके। तभी थान को कॉल आती है याई की जो कि बताता है कि मैं उसी कैफे में पहुंच गया हूँ जहाँ पे मिस मीना का मोबाइल एक्सचेंज हुआ था एक बंदे के साथ, तुम वहाँ पे आ जाओ। तो वो कहता है ठीक है हम वहाँ पे आ रहे हैं। थान वहाँ से जाने लगता है कैब लेने के लिए, लेकिन भैया उसे पकड़ के कहता है चलो मेरे साथ बाइक पे। थान कहता है ये बाइक तो खराब नहीं हो गई थी। भैया कहता है ये ठीक हो गई देखो। थान कहता है तो तुम्हारी बाइक खुद ब खुद ठीक हो जाती है, जिस पे वो उसे चुप रहने को कहता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यह वहाँ पे पहले से मौजूद होता है। ऊपर से थान आता है जिसकी तरफ वो देखते हुए कहता है कि तुम बाइक पे आए हो क्या, हेलमेट वापस नहीं करना था तुमने क्या? तो अभी पीछे से भैया भी आ जाता है जिसे देख कर वो कहता है तुम दोनों इकट्ठे आए हो क्या? थान बताता है कि उसने मुझे रास्ते में पिक किया था। तभी वो अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। भैया तो यही कहता है तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुमने इतनी छोटी ट्राउजर क्यों पहनी हुई है? तो वो कहता है इसकी वजह से हुआ ये सब कुछ, इसकी है ये। थान उसे चुप रहने को कहता है और यही को बताता है कि कल रात ये मेरी जगह पे रुका था। यही कहता है चलो अब बैठो काम की बात करते हैं। यही कहता है मैंने यहाँ के बरिस्ता से बात कर ली है और वो हमें सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखने देगा। तभी भैया बैठता है और उसकी पैंट फट जाती है जिसकी आवाज की वजह से यही कहता है ये आवाज कहाँ से आई? भैया बताता है ये मेरी पैंट फटी है। खान कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना थोड़ा केयरफुल होके रहना। यही कहता है इसको जाओ चेंज करके आओ। भैया कहता है मैं नहीं लेने जा रहा हूँ, समझ रहे हो तुम। वहाँ से चला जाता है। यही कहता है तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या, तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो, कल रात कुछ हुआ तुम दोनों के दरमियान? इसमें थान साफ साफ मना कर देता है, कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम इमेजिन कर रहे हो। वो सीसीटीवी कैमरा में फुटेज देखते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता उसमें। बरिस्ता भी बताता है कि यहाँ पे कुछ सस्पिशियस नहीं हुआ था। बरिस्ता वहाँ से चला जाता है। क्या कहता है ऊपर से उसने गाड़ी भी ऐसी जगह पे पार्क की थी जहाँ पे वो आसानी से उसे किडनैप कर पाया। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। खान कहता है इसका मतलब हमारे पास और एविडेंस नहीं है। तब यही कहता है कि ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, शायद उसने ये सब कुछ प्लान किया हो, उसे पता हो कि वो कहाँ कहाँ जाती है, किस टाइम पे जाती है, उस हिसाब से उसने उसे किडनैप किया होगा। क्या कहता है कोई ना कोई एविडेंस तो जरूर होगा, हमें वही तलाश करना है। तभी इधर से दो लड़कियां गुजरती हैं जो कि बातें कर रही होती हैं एक इन्फ्लुएंसर के बारे में जो कि यहाँ पे आई थी। उसने रिव्यू दिए थे इस कैफे को और यहाँ पे बैठ के उसने वीडियो भी बनाई थी और वो 3 दिन पहले की है जिस दिन मिस मीना का मोबाइल एक्सचेंज हुआ था उस बंदे के साथ। और ये सारी बातें भैया सुन रहा होता है उनके पास से आता है, उन्हें बताता है कि मैं एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ और तुम लोगों से मैंने कुछ सवाल करने हैं। उसके बाद वो मिलके बैठे होते हैं उस इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख रहे होते हैं जिसमें वो बंदा उसे दिख जाता है जिसके साथ मिस मीना टकराई
थी। तो तहान कहता है हमें ये सिंह के पास लेके जाना चाहिए, क्या पता वो और क्लू इसमें से निकाल ले। जिसपे वो डिसाइड करते हैं वापस जाने का। वो वापस आते हैं जहाँ पे सिंह बताता है कि मेरे पास एक एआई टूल है जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि ये बंदा कौन है। हान कहता है तो करो ना फिर, लेकिन सिंह कहता है मुझे कुछ और दिन चाहिए, उसके लिए सीसीटीवी कैमरा की फुटेज आना जरूरी है। तभी एक ऊपर से आता है जो कि उन्हें बताता है कि फोरेंसिक टीम की जो हेड है उनसे मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहता हूँ। ये मैरिस है। मैरिस को कहता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ टीम से। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि ये काफी गुड लुकिंग है, चलो मेरा टाइम अगर मैं अपना देती हूँ तो अच्छा तो रहेगा ना, क्योंकि ये हैंडसम है। एड कहता है प्लीज तुम थोड़ा सा बिहेव कर लो, पिछले रूमर अभी तक खत्म नहीं हुए हैं जो तुमने यहाँ पे बनाए थे। मैरिस उन लोगों को बताती है कि तीनों विक्टिम्स की मेडिकल रिपोर्ट मैंने चेक की, उन तीनों के लंग्स में फंगस पाए गए हैं। इसका मतलब जिस जगह पे इन्हें रखा गया था वहाँ पे फंगस बहुत थे और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। थान भी बताता है कि तीनों विक्टिम्स ने ऐसे ही कहा था कि वहाँ पे आसानी से सांस नहीं ली जा रही थी। इसका मतलब वो कोई अंडरग्राउंड जगह थी। मैरिस कहती है हो सकता है। और आवाज की बात की जाए तो जिस एरिया में ये बॉडीज मिली है वो एयरपोर्ट के साथ है। और फिंगरप्रिंट न मिलने का रीजन ये हो सकता है कि वो जो किलर है वो चीजों को खराब करने और एविडेंस को मिटाने में काफी एक्सपर्ट है। क्या कहता है इसका मतलब वो एविडेंस को मिटाने में एक्सपर्ट है, ऊपर से इसके पास क्रिमिनल डाटा भी है जो कि सिर्फ हमारे यूनिट के पास होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो हमारे यूनिट का हो, क्योंकि न्यूज से तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। और एक को फ्या की इस बात में दम लगता है तो वो सिंह को कहता है कि जाओ पता करके आओ ये फाइल किसके पास रही है लास्ट मंथ। जिसमें सिंह वहाँ से चला जाता है। उन सबको कहता है कि बाकी के क्लूज इकट्ठे करने की कोशिश करो क्राइम सीन से। वहाँ से वो चले जाते हैं। मैरी स्थान और फ्या जाते हैं एक मेंटल हॉस्पिटल में जो कि जंगल में होता है, उसी जगह के नजदीक जहाँ पे उन्हें बॉडीज मिली थी। मैरिस बताती है कि यहाँ पे अक्सर लोगों का मर्डर करते हैं और यहाँ पे सुसाइड भी लोग करते हैं। तभी थान को विजन आता है एक लड़की जो कि वीडियो देखती है उसके बाद सुसाइड कर लेती है। थान उनको कहता है कि चलो जल्दी करते हैं अपना काम। मैरिस को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, वो इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा था। वो अंदर जाते हैं जहाँ पे एयरप्लेन ऊपर से गुजरता है तो उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये वही जगह हो सकती है। वो अंदर जाते हैं जहाँ पे थान को विजन आता है यहाँ पे आग लग जाएगी, एक बंदा यहाँ पे एक बॉटल फेंकेगा और ऐसा ही होता है। यहाँ उस बंदे के पीछे जाता है। मैरिस ऐसे गिरी पड़ी होती है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ उसे रोकता है और उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी थान को विजन आता है वही वाला जहाँ पे उसे चाकू लगने वाला है फ्या को। वो उसे बाहर लेके आता है और मैरिस को कहता है बैकअप बुलवाओ यूनिट से। थान वहाँ से जाता है फ्या को ढूंढने के लिए। उन दोनों के दरमियान फाइट चल रही होती है जहाँ पे वो ऐसे चाकू से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन फ्या वहाँ पे आ जाता है जो कि शूट उसे करता है तो वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसका चाकू वहीं पे गिर जाता है। फ्या को वो संभालता है। वो उसकी बैंडेज कर रहा होता है तो आगे से वो उसे थैंक यू बोलता है। थान उसे कहता है आईना से तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे और इंस्पेक्टर एक्ट ने हमें क्या कहा था कि हमें अकेले कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर मैं वहाँ पे टाइम पे ना पहुँचता तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो जाता। फ्या कहता है तुम ऐसे ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, ये तो नहीं हुआ ना कि मुझे चाकू लग गया और मैं मर गया, अब बस भी करो। वहाँ से जाने लगता है। थान उसे पकड़ता है, कहता है कि आईना से अपने मरने की बात मत करना, समझ गया तुम। वो बस मेरे साथ जाती है जो कि उन दोनों को कहती है मुझे तुम लोगों को इंटरप्ट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इंस्पेक्टर ने हमें वापस बुलाया है। फिर वहाँ से चला जाता है। मैरिस कहती है यहाँ पे क्या चल रहा था, तुमने उसे कॉलर से क्यों पकड़ा हुआ था और कोई ऐसी चीज है जो मेरे जाने लायक हो तो तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन थान कहता है कुछ भी नहीं है। वहाँ से चला जाता है। वो सब वापस आते हैं यूनिट में जहाँ पे यही कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हें फिर से विजन आया। थान कहता है हाँ, पता नहीं क्यों जब भी मुझे दूसरे लोगों को लेकर विजन आता है तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन अगर मुझे फ्या को लेकर विजन आता है कि वो मर जाएगा तो मुझे बहुत टेंशन होती है उसे लेकर। मैं हमेशा उसके बारे में सोचता रहता हूँ, पता नहीं क्यों। ये बातें वो करते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। फ्या ये सारी बातें सुन लेता है और सोच में पड़ जाता है। सब इकट्ठे खड़े हुए होते हैं जहाँ पे थोंग ताई कहता है कल्प्रेट हमारे यूनिट से ही हो सकता है, नहीं तो उसे कैसे पता चला कि थान और फ्या वहाँ पे जा रहे हैं मिस मैरिस के साथ क्लू ढूंढने के लिए क्राइम सीन पे। फ्या कहता है कोई नहीं, थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा, चाकू तो हमें मिल ही गया, उस पर फिंगरप्रिंट होंगे। तभी एक वहाँ पे आता है और उन्हें बताता है कि चाकू पे कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं थे। हाँ कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो हाथ पे ग्लव्स भी नहीं पहने थे जब उसने मेरे ऊपर हमला किया था और पक्का उसके ऊपर फिंगरप्रिंट होंगे, आप लोग फिर से चेक कीजिए। हक बताता है कि हमने बार बार चेक किए हैं, उसके ऊपर कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। वहाँ से वो जाने लगता है। यही कहता है मैं फिर वहाँ पे जाने दीजिए, क्या पता कोई और क्लू मिल जाए, लेकिन उन्हें वो मना कर देता है। लेकिन भैया कहता है हमारे पास सिर्फ 4 दिन है तो हमें वहाँ पे खुद ही जाना होगा, जिसपे सब इस बात पे एग्री होते हैं। भैया से मिलने के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम डाव है। वो गले लगाता है और कहता है तुम फ्रांस से वापस कब आई, तो वो बताती है मैं लास्ट वीक आई, तो मैं तुम्हें सरप्राइज
सरप्राइज देने के लिए आई थी, लेकिन सरप्राइज तो मैं खुद ही हो गई। देखो तुम्हें कितनी ज्यादा चोट लगी है, अभी मैं ग्रैनी को बताती हूँ। जिसपे वो प्लीज प्लीज बोलता है कि ग्रैनी को कुछ मत बताना, जिसपे वो मान जाती है और फिर पूछती है तुम्हारे ड्रीम्स के बारे में क्या, अभी भी तुम्हें वो ड्रीम आते हैं क्या? भैया बताता है हाँ, लेकिन अब काफी अजीब आते हैं, अब तो मुझे दिन में भी आने लग गए हैं। जिसपे वो सजेस्ट करती है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तब इधर से जाई थोंग थाई भैया और खान वहाँ से गुजर रहे होते हैं, उनकी तरफ देखने लग जाते हैं, जो कि आपस में से मस्ती कर रहे होते हैं। खेम कहता है ये तो उसकी गर्लफ्रेंड है ना। थोंग थाई तारीफ करता है कि दोनों आपस में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन थार उन सबको चुप रह के वहाँ से चलने को कहता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। याई कहता है तुम्हें बुरा लग रहा है क्या, वो किसी और के साथ है? थान उसे चुप रहने को कहता है। तभी आगे डॉक्टर आता है, जो कि उसे पिक करने के लिए आया होता है थान को। याई वहाँ से उन्हें बाय बोल के चला जाता है और ऊपर से फया उन्हें देख रहा होता है। डॉक्टर कहता है पहले कुछ खा लेंगे, इसके बाद मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। थान मान जाता है, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फया डाउ को कहता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उनके पीछे जाता है, उन्हें रोकता है, उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ पे जा रहे हो? तो डॉक्टर बताता है हम डिनर करने के लिए जा रहे हैं। डाउ आती है, इसे गले लगाती है क्योंकि वो वहाँ से जा रही होती है और हेलो बोलती है थान को। डॉक्टर कहता है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी क्या, तुम दोनों का परफेक्ट मैच लग रहा था। लेकिन आगे से फया बताने लगता है वो मेरी, आगे वो कुछ बताता है। इधर से थान कहता है वो लड़की वही है ना जो तुम्हें अक्सर कॉल करती रहती है। और डॉक्टर को कहता है हमें अभी चलना चाहिए। फया इंसिस्ट करता है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर कर सकता हूँ क्या, जिसपे डॉक्टर हाँ बोल देता है और कहता है जितने ज्यादा लोग होंगे उतना मजा आएगा डिनर करने में। थान कहता है तुम्हारी बाइक का क्या, लेकिन फया कहता है मैं आज कार पे जाना चाहता हूँ। वो रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ पे डॉक्टर केस के इन्वेस्टिगेशन के बारे में लेकर बातें कर रहा होता है और थान भी उसे बातें बताने लगता है, लेकिन फया मना कर देता है क्योंकि इसे सीक्रेटली कॉन्फिडेंशियल रखना होता है और किसी को कुछ नहीं बताना होता। डॉक्टर कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को जल्दी कल्प्रिट मिल जाए, क्योंकि तुम लोगों का ये पहला केस है और ये काफी सीरियस केस है। थान को वो सर्व कर रहा होता है तो भैया कहता है तुम्हें वो सर्व क्यों कर रहा है, तुम खुद नहीं उठा सकते क्या? थान कहता है अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? लेकिन भैया कहता है नहीं, मैं तो खाना खा के जाऊंगा। थान वहाँ से चला जाता है रेस्ट रूम। डॉक्टर भैया को कहता है तुम काफी अपसेट हो गए अपने काम को लेकर, अगर किसी चीज को लेकर हेल्प की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, क्या पता मैं तुम्हारे काम आ जाऊँ। भैया कहता है मैं अपने काम खुद ही हैंडल कर सकता हूँ। डॉक्टर कहता है जो कल्प्रेट है ना उसको एक डिसऑर्डर है, इसका नाम शिज़ोफ्रेनिया है और इसमें लोग ऐसी चीजें इमेजिन करते हैं कि लाइफ में हो रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता की वजह से वो लोगों को हर्ट करते हैं। तो तुम केयरफुल रहना, अपना भी चेकअप करवा लेना। क्या कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? डॉक्टर कहता है तो मैंने सुना है कि तुम्हें बुरे ख्वाब आते हैं और ऐसी चीजें सोचते हो जो असल में होती ही नहीं, और हो सकता है कि तुम्हें एक मेंटल डिसऑर्डर हो। तुम्हें जल्दी ही इसका चेकअप करवा लेना चाहिए ताकि तुम्हारे आसपास जो लोग रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो तुम्हारी वजह से। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कहता है तुम्हें ये सब कुछ थान ने बताया क्या? लेकिन ऊपर से थान आ जाता है, वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। थान कहता है यहाँ पे अभी क्या हुआ? डॉक्टर कहता है मुझे नहीं पता। ईवल स्माइल देता है। नेक्स्ट डे वो जिम में खड़े होते हैं जहाँ पे फया काफी गुस्से में बॉक्सिंग कर रहा होता है। जब वो फया के पास जाता है बात करने के लिए तो उसे इग्नोर कर रहा होता है। उसके आंख पे लग जाती है फया, वो देखने लगता है लेकिन फया उसे पकड़ कर लड़ने लग जाता है। या उन्हें छुड़ाने के लिए आता है। क्या कहता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? थान कहता है मैंने किया क्या है? क्या कहता है तुमने वो सब कुछ क्यों बताया डॉक्टर को मेरे ख्वाबों के बारे में? यही कहता है कौन से ख्वाब? तभी इधर से खेमा के उन्हें बताता है कि जेंटल्स मिल गए हैं और इंस्पेक्टर ने एक अर्जेंट मीटिंग रखी है। एक बताता है कि आज सुबह टाइम रॉयल पुलिस ब्यूरो के सामने ये तीनों जेंटल किसी ने रख दिए। तभी एक बताता है कि एक लेडीज का ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहा है ब्यूरो के सामने और प्रेशर डाल रहा है हमारे ऊपर कि हम जल्दी से ये केस सॉल्व करें। खेम बताता है कि इंटरव्यू में पता चला है कि उन लेडीज को किसी ने क्लिप सेंड की थी विक्टिम की वीडियो की, जिनको टॉर्चर किया जा रहा था। क्या कहता है शायद ये सारी वही लेडीज है जिनके साथ ऐसा पहले हो चुका होगा, तो उन्हें फोर्स किया गया ताकि वो हमारे ऊपर प्रेशर डालें। तभी इधर से सिंह आता है, बताता है मुझे कल्प्रिट का पता चल चुका है। उन्हें बताता है इस AI टूल की वजह से हमें पता चलेगा कि ये मर्डर कौन है। जिसपे एक बंदे का चेहरा दिखता है, जिसपे थॉन्ग थाई कहता है इसकी शक्ल जानी पहचानी लगती है, सीसीटीवी कैमरा में भी ये दिखा था जहाँ पे बॉडीज मिली थी। क्या पूछता है ये कौन है? तभी सिंह बताता है इसका नाम नैरोंग है और ये फोरेंसिक ऑफिसर है। थाई कहता है अगर ये रियल कल्प्रिट है तो उसने बाकी विक्टिम्स को ऐसा करने पे मजबूर क्यों किया? तो सिंह बताता है उसकी एक बहन थी छोटी जिसके साथ ऐसा ही हुआ था, उसका रेप हुआ था और उसे इंसाफ नहीं मिला था तो उसने अपने आप को मार लिया था। क्या कहता है हमारे पास इतने एविडेंस हो गए हैं कि हम उसे आराम से पकड़ सकते हैं, तो हमें उसे अरेस्ट कर लेना चाहिए इससे पहले कि वो भाग जाए। जिसपे सब एग्री होते हैं, लेकिन तभी थान को विजन आता है कि जो नैरोंग है वो किसी को मार रहा है। थान कहता है सिंह तुम मुझे पिक्चर दिखा सकते हो जिसने नैरोंग की सिस्टर के साथ गलत किया था? तो वो पिक्चर दिखाता है जो कि वही आदमी होता है जो अभी थोड़ी देर पहले थान ने विजन में देखा था। सिंह बताता है कि इसका नाम सॉन्ग याद है। थान कहता है कि नैरोंग भागेगा नहीं, अपने लास्ट विक्टिम को जिसको मारने वाला है वो नैरोंग है। जिसपे सब हैरान होकर थान की तरफ देखते हैं कि भाई इसे कैसे पता
चला और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अब देखेंगे कि क्या नेरोंग सॉन्ग याद को मार पाएगा या ये सब मिलकर सॉन्ग याद को बचा लेंगे। और ये भी कि डॉक्टर को ये सारी बातें किसने बताई ड्रीम्स को लेकर, क्या था ने ये सारी बातें उसे बताई, अगर उसने नहीं बताई तो उसे ये सारी बातें कहाँ से पता चली, ये तो आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।